नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कहानी संग्रह में। आज हम सुनने जा रहे हैं रणवीर का पर्दाफाश। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप। पिछले भागों में आपने देखा कि कैसे रणवीर शहर से गांव वापस आया है और अपनी मीठी बातों से सबको एक बड़े प्रोजेक्ट का सपना दिखा रहा है। गांव वाले उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन सचिव बबलू को कुछ गड़बड़ लग रही है। ये है भाग 4। बाकी की कहानी आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय 11, रणवीर का पर्दाफाश। रात के लगभग 10 बज चुके थे। गांव में ठंडी हवा बह रही थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। प्रधान बाबूलाल अपने घर के बरामदे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। पास ही उनका बड़ा बेटा चारपाई पर बैठा कुछ पुराने अखबार पलट रहा था, जबकि उनकी पत्नी रसोई से गिलास में पानी लेकर आई और बोली, सुनिए, अब सोने का वक्त हो गया है। इतना हुक्का पिएंगे तो सुबह पेट का हाल बेहाल होगा। प्रधान ने धुएं का एक लंबा कश खींचते हुए जवाब दिया, अरे भाग्यवान, हुक्का ही तो है जो इस उम्र में दोस्ती निभा रहा है। तुम क्यों परेशान होती हो? ये सुनकर उनकी पत्नी ने मुंह बनाते हुए कहा, सुनिए, आपकी ये दोस्ती ही आपके पेट की दुश्मन है। बातों के इस सिलसिले के बीच घर का माहौल शांत था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। प्रधान ने अपनी लाठी उठाकर चारपाई के पास रखी और झुंझलाते हुए कहा, अब इतनी रात को कौन आ गया? कहीं गाय भैंस वाले का झगड़ा तो नहीं हुआ? उन्होंने बेटे को इशारे से दरवाजे की ओर भेजा। देख तो, इतनी रात को कौन परेशान करने आया है? बेटा दरवाजा खोलने गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, बापू, सचिव बबलू आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। प्रधान ने हुक्के की नली छोड़ते हुए कहा, सचिव बबलू? इतनी रात को? उनसे कहो सुबह पंचायत ऑफिस में आकर मिले। बेटा वापस जाने को ही था कि वो पलट कर बोला, उन्होंने कहा है कि ये बहुत जरूरी है, अभी बात करनी पड़ेगी। प्रधान ने चिढ़ते हुए कहा, इतनी रात को कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता? अंदर बुला लो, देखता हूं क्या मसला है। बबलू अंदर आया और हाथ जोड़कर प्रधान को नमस्ते की। प्रधान ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे सचिव बाबू, इतनी रात को आप यहाँ? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा जो सुबह का इंतजार नहीं हो सका? बबलू, जो काफी गंभीर लग रहा था, शांत स्वर में बोला, प्रधान जी, मामला रणवीर से जुड़ा है। शहर से जो मुझे पता चला है उसे बताना बहुत जरूरी है। बात गांव के भविष्य की है। रणवीर? प्रधान ने हुक्के की नली को एक तरफ रख दिया और चौकन्ने हो गए। क्या बात है, खुलकर बताओ। बबलू ने सारी बात विस्तार से बताई कि कैसे रणवीर शहर में रहकर लोगों को धोखा देता रहा है और अब गांव में भी अपनी मीठी बातों और वादों के जरिए लोगों को फुसलाने की कोशिश कर रहा है। उसने बताया कि रणवीर ने फोन पर किसी से कहा था कि वो चुनाव तक गांव वालों को लुभाएगा और उसके बाद अपने असली मंसूबों पर काम करेगा। बबलू की बातें सुनते ही प्रधान बाबूलाल के चेहरे पर पहले गुस्से की लकीरें उभरी, फिर उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आ गई। उन्होंने तेजी से अपनी लाठी उठाई और जोश में खड़े हो गए। अरे अब तो मैं उस रणवीर को अभी जाकर मजा चखाऊंगा। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि गांव वाले सालों तक याद रखेंगे। बबलू ने प्रधान को शांत करने की कोशिश की और कहा, प्रधान जी, ये गुस्सा अभी दिखाने की जरूरत नहीं है। रणवीर से तो पूरा गांव जुड़ा हुआ है। अगर हमने रात में कुछ किया तो बात बिगड़ सकती है। मैं चाहता हूं कि सुबह जब वो पप्पू हलवाई की दुकान पर आएगा तब सबके सामने उसकी सच्चाई का पर्दाफाश किया जाए। प्रधान ने लाठी को जमीन पर टेकते हुए सोचा और फिर बोले, सचिव बाबू, आपकी बात सही है। सुबह पप्पू हलवाई की दुकान पर सब लोग होंगे, वहीं रणवीर की असली सूरत गांव वालों को दिखाते हैं। आप तो कमाल करते हैं, इतनी बड़ी बात जानकर मेरे पास आए हैं। बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रधान जी, मेरा काम ही गांव की भलाई के लिए है। बस आप सुबह तक थोड़ा धैर्य रखें। प्रधान ने गुस्से को थोड़े संयम में लाते हुए कहा, ठीक है, सुबह का इंतजार करेंगे, पर यकीन मानो ये रणवीर अब गांव में चैन से नहीं रह पाएगा। बबलू प्रधान से विदा लेकर घर लौट गया। प्रधान बाबूलाल की बेचैनी बढ़ गई थी। वो बार बार अपनी लाठी पकड़ते और छोड़ते। उनके चेहरे पर गुस्से और उत्सुकता का अजीब सा मिश्रण था। उनकी पत्नी ने धीरे से कहा, अब क्या हुआ? इतनी बेचैनी क्यों है? प्रधान ने थोड़ा रुक कर कहा, भाग्यवान, गांव के लिए बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन चिंता मत कर, सुबह सब ठीक कर देंगे। ठीक है, पर अब सो भी जाइए। इतनी रात जागते रहेंगे तो सुबह पप्पू हलवाई की दुकान पर रणवीर से नहीं, अपनी आंखों के काले घेरों से लड़ेंगे। पत्नी ने चुटकी ली और अपने कमरे की ओर चली गई। प्रधान ने झुंझलाते हुए कहा, औरतें बातों को हल्का बना देती हैं, पर मैं जानता हूं कि सुबह का सूरज रणवीर की असलियत उजागर करने वाला होगा। संगीत में बदलाव, सुबह की पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियां।
सूरज की पहली किरणें कुसुमपुर के खेतों पर गिर रही थी। गांव में हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। पप्पू हलवाई की दुकान का ताला खुल चुका था और ताजे गरम समोसे और जलेबी की खुशबू हवा में तैर रही थी। तभी प्रधान बाबूलाल लाठी टेकते हुए दुकान पर पहुंचे। पप्पू ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए चाय का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या बात है प्रधान जी, आज इतनी सुबह सुबह दर्शन दे दिया आपने। सब कुशल मंगल तो है? बाबूलाल ने चाय का गिलास लेते हुए कहा। हाँ हाँ, सब कुशल है, बस आज कुछ जरूरी काम है, सो सोचा जल्दी उठ जाऊं। पप्पू हलवाई ने चाय बनाते हुए तंज कसा। लगता है चुनाव की हलचल अभी से शुरू हो गई है। क्या आज कोई सभा बुलानी है? बाबूलाल ने मुस्कुराते हुए बात टाल दी। धीरे धीरे गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। रामू काका, मंगला काकी और पंडित जी भी दुकान पर पहुंचे। माहौल में उत्सुकता थी। तभी सचिव बबलू भी वहां पहुंचा। प्रधान और बबलू ने एक दूसरे को देखकर अर्थपूर्ण मुस्कान साझा की। थोड़ी देर बाद प्रकाश ठाकुर भी झोला टांगे हुए पहुंचे और गर्व से बोले, मैं तो रणवीर के लिए 25,000 रुपए लेके आया हूं। ये पैसे गांव की तरक्की के लिए हैं। उसी समय मास्टर जी भी वहां आए। उन्होंने अपनी पुरानी आदत के अनुसार ज्ञान देना शुरू किया। थिंक बिग, एक्ट बोल्ड, स्टार्ट सिंपल एंड इटरेट फास्ट। पिंटू ने उनका मजाक उड़ाया और सब हंस पड़े। अचानक सबकी नजरें गांव के रास्ते पर टिक गईं। रणवीर आ रहा था। उसने आते ही बड़े प्यार से सबको नमस्ते किया। रणवीर ने मिठास खोलते हुए कहा, आप सब कैसे हैं? गांव की तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। पप्पू हलवाई ने उसे चाय दी और वादा याद दिलाया। प्रकाश ठाकुर जैसे ही पैसे देने के लिए आगे बढ़े, प्रधान बाबूलाल अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आवाज में कड़कपन था। ठाकुर साहब, पैसे देने की इतनी जल्दी क्या है? जरा हमारी बात भी सुन लीजिए। सचिव बाबू, सबको असलियत बताइए। बबलू ने गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, गांव वालों, रणवीर के तालाब प्रोजेक्ट के नाम पर आप सबको धोखा दिया जा रहा है। वो आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। रणवीर भड़क गया। बबलू, ये तुम्हारी चाल है, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन बबलू तैयार था। उसने अपने बैग से पुलिस रिपोर्ट और एक पुराना अखबार निकाला। रणवीर, ये देखो, तुम शहर में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम जेल में थे। तुमने शहर में कई लोगों को ठगा है और अब यहां से पैसे लेकर भागने वाले थे। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। फिर शोर मचने लगा। मंगला काकी और रामू काका ने रणवीर को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। प्रकाश ठाकुर ने तुरंत अपने पैसे वापस झोले में डाल लिए। रणवीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के नौजवानों और पप्पू हलवाई ने उसे पकड़ लिया। प्रधान बाबूलाल ने गरजते हुए कहा, शुक्र मनाओ कि हम सिर्फ पैसे लौटाने को कह रहे हैं, पुलिस के हवाले नहीं कर रहे। अभी के अभी सबके पैसे वापस करो। रणवीर के चेहरे पर हार साफ दिख रही थी। गांव के कुछ मजबूत लोग उसे उसके घर ले गए ताकि वो सबके पैसे वापस कर सके। चौपाल में अब राहत की सांस ली जा रही थी। पंडित जी और मास्टर जी सब यही कह रहे थे कि बिना परखे किसी पर भरोसा करना मूर्खता है। प्रधान बाबूलाल ने अंत में घोषणा की, आज सचिव बाबू ने गांव को एक बड़े धोखे से बचाया है। हम उनके आभारी रहेंगे। गांव में अब एक नई सुबह हो चुकी थी। लोग अब सतर्क थे और जागरूक भी। कुसुमपुर अब विकास की सही राह पर बढ़ने को तैयार था। चुनाव की घोषणा। गांव कुसुमपुर में सुबह सुबह का माहौल हमेशा की तरह हलचल से भरा हुआ था। पंछियों की चहचहाहट, खेतों से आती बैलों की घंटियों की आवाज और गांव वालों का चौपाल की ओर बढ़ता हुजूम, ये सब मिलकर एक खूबसूरत मंजर बना रहा था। चौपाल के बीच में पंचायत सचिव बबलू खड़ा था और उसके चारों ओर गांव वालों की भीड़ जुटी हुई थी। बबलू के पास एक बड़ा कागज था जिसे वो पढ़ने की तैयारी कर रहा था। प्रधान बाबूलाल भी वहां मौजूद थे, हमेशा की तरह अपनी लाठी को जमीन पर टेकते हुए गंभीरता से खड़े। बबलू ने जोरदार आवाज में घोषणा की, सुनिए सुनिए, गांव के प्रधान पद के लिए चुनाव 2 हफ्ते बाद होंगे। नामांकन कल से शुरू होंगे और मतदान दिन के उजाले में खुली चौपाल में किया जाएगा। गांव के हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का उपयोग करना है। प्रधान पद का फैसला आपके वोट से होगा। घोषणा सुनते ही चौपाल में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। रामू काका, जो हमेशा अपनी तीखी जुबान और पुराने अनुभवों के लिए मशहूर थे, बोले, अरे भाई, चुनाव का वक्त आ गया है। अब देखना, फिर से वही वादे और बातें शुरू होंगी। 5 साल बाद भी गांव वहीं का वहीं है। अब तो थोड़ा मसाला देखने को मिलेगा। मंगला काकी, जो सिर पर पल्लू संभालते हुए खड़ी थी, बोली, रामू, तुम भी हर बार की तरह ज्ञान मत बांटो। मुझे तो बस ये देखना है कि इस बार वोट के बदले क्या मिलेगा। पिछली बार तो नल का वादा किया था, पर आज तक सूखा पड़ा है।
पंडित जी ने अपनी माला घुमाते हुए गंभीर आवाज में कहा, चुनाव कोई मजाक नहीं, ये गांव की तरक्की का सवाल है, हमें ध्यान से फैसला करना होगा। लेकिन हाँ, पहले कोई चढ़ावा देने आए तो पूजा करवा दूं। पिंटू और मुन्ना जो पास के पेड़ के नीचे खड़े थे, उन्होंने अपनी शरारती हंसी के साथ कहा, इस बार भी समोसे और जलेबियां बटेंगी ना? पिछली बार तो मजा आ गया था। वैसे प्रधान जी के समोसे ज्यादा अच्छे थे। चौपाल में हंसी और ठिठोली का माहौल था, लेकिन इसके बीच एक बात साफ थी कि इस बार गांव में मुकाबला कड़ा होने वाला था। प्रधान बाबूलाल, जो पिछले 5 साल से प्रधान पद पर काबिज थे, चौपाल के एक कोने में खड़े गांव वालों की बातों को गौर से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में ये चिंता भी झलक रही थी कि इस बार का मुकाबला आसान नहीं होगा। थोड़ी दूर पर प्रकाश ठाकुर अपने समर्थकों के साथ खड़े थे। उन्होंने पिछला चुनाव हारने के बाद से गांव वालों से दूरी बना ली थी, लेकिन इस बार उनकी तैयारी पक्की थी। प्रकाश ठाकुर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, प्रधान जी, इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं होगा। अब गांव वालों को बदलाव चाहिए। वे नए विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बाबूलाल ने अपनी लाठी को जमीन पर टेकते हुए जवाब दिया, ठाकुर साहब, गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए काम करना पड़ता है। मीठी बातें करना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल। घोषणा के बाद माहौल और गर्म हो गया। पप्पू हलवाई की दुकान, जो गांव की संसद के नाम से मशहूर थी, चुनावी चर्चाओं का नया अड्डा बन गई। मंगला काकी ने समोसे का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, देखना, इस बार गांव के हर नुक्कड़ पर रैली होगी, वादों की गंगा बहेगी, लेकिन जब चुनाव खत्म होगा तो वही पुरानी बातें शुरू हो जाएंगी। रामू काका ने गहरी आवाज में कहा, अरे तुमने देखा नहीं पिछली बार किस तरह से वोट के लिए मिठाई बांटी गई थी? इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। पंडित जी, जो अपनी चाय में डूबे हुए थे, बोले, मुझे तो बस ये समझना है कि इस बार पूजा का ठेका किसके पास है। जो मुझे ताजे लड्डू देगा, वोट उसी का। मास्टर जी, जो अपनी गंभीरता के लिए जाने जाते थे, बोले, गांव वालों को समझना होगा कि ये चुनाव सिर्फ वादों का खेल नहीं है। हमें सही आदमी को चुनना होगा जो गांव का विकास कर सके। पिंटू और मुन्ना ने तुरंत कहा, मास्टर जी, तो आप भी खड़े हो जाओ ना, आपको वोट देने में तो हमें बड़ा मजा आएगा। बाबूलाल के घर पर चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी थी। उनकी पत्नी ने रसोई से चिल्लाकर कहा, सुनिए जी, इस बार ध्यान रखना, ठाकुर जी बहुत तैयारी कर रहे हैं, आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। बड़ा बेटा, जो गांव के युवाओं के बीच सक्रिय था, बोला, पिताजी, इस बार लोगों को ये समझाना होगा कि आपने उनके लिए क्या किया है। ठाकुर साहब मीठी बातें करके कुछ लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। बाबूलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सब ठीक होगा, मेरे पास बबलू सचिव है, वो सब समझ लेगा। इस बार भी कुर्सी पर वही बैठेगा जिसने काम किया है। दूसरी ओर प्रकाश ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ बैठक शुरू कर दी। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, गांव वालों को अब नई सोच की जरूरत है। मैं इस बार उनके सपने पूरे करने के लिए आया हूं। हर घर में पानी, हर खेत में बिजली, ये मेरा वादा है। उनके समर्थकों ने तालियां बजा दी। एक बुजुर्ग समर्थक बोला, ठाकुर साहब, आपकी जीत तय है। इस बार हम दिखा देंगे कि गांव वालों को बदलाव चाहिए। गांव कुसुमपुर में प्रधान पद की घोषणा के साथ ही चुनावी माहौल गर्म हो चुका था। जहां एक तरफ बाबूलाल अपनी कुर्सी बचाने के लिए रणनीति बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रकाश ठाकुर बदलाव का नारा लेकर मैदान में उतर चुके थे। पप्पू हलवाई की दुकान से लेकर चौपाल और खेतों तक हर जगह चुनावी चर्चाएं छिड़ चुकी थी। गांव में अब हर ओर एक ही सवाल था, प्रधान कौन बनेगा? चुनाव की तैयारी। प्रधान पद की घोषणा के बाद कुसुमपुर के हर कोने में चुनाव की चर्चा थी। हर खेत, हर चौपाल और यहां तक कि पप्पू हलवाई की दुकान पर भी सिर्फ यही सवाल गूंज रहा था कि इस बार प्रधान कौन बनेगा। बाबूलाल और प्रकाश ठाकुर दोनों ही अपने अपने तरीके से तैयारी में जुट गए थे। गांव में एक अनकही खींचतान शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग पुराने प्रधान बाबूलाल के समर्थक थे, तो कुछ बदलाव के नारे के साथ प्रकाश ठाकुर के। गांव वालों के बीच बहस का माहौल गर्म था। रामू काका, जो हर मुद्दे पर अपनी राय देना अपना अधिकार समझते थे, बोले, अरे भाई, इस बार का चुनाव बड़ा मजेदार होगा। एक तरफ बाबूलाल हैं, जिनकी पकड़ गांव पर मजबूत है, और दूसरी तरफ ठाकुर साहब हैं, जो इस बार बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। मंगला काकी, जो अपनी चुटीली बातों से माहौल हल्का करती थी, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, रामू, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुर्सी का सौदा तुम्हारे हाथ में हो। वैसे इस बार जीत उसी की होगी जो हमें नल से पानी दिलवाएगा। बाबूलाल ने अपनी रणनीति बनाने के लिए अपने विश्वास पात्रों की एक बैठक बुलाई। गांव के कुछ बुजुर्ग, उनका बड़ा बेटा और बबलू सचिव इस बैठक का हिस्सा थे। बबलू ने सुझाव दिया, प्रधान जी, इस बार हमें गांव वालों के बीच जाना होगा। उन्हें बताना होगा कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है। जो काम अधूरे हैं उनके लिए समय मांगना होगा।
बाबूलाल की पत्नी ने चिंता जताते हुए कहा, सुनिए, हर घर में जाकर बात करना आसान नहीं होगा। ठाकुर साहब की बातें मीठी हैं, लोग जल्दी फुसल जाते हैं। बाबूलाल ने अपनी लाठी उठाई और बोले, भाग्यवन, जो काम करता है उसे फुसलाने की जरूरत नहीं। मैं खुद हर गली हर घर जाऊंगा, लोगों को समझाऊंगा कि मैंने उनके लिए क्या किया है। दूसरी ओर प्रकाश ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई। उनके समर्थकों में कुछ बड़े किसान और गांव के युवा शामिल थे। ठाकुर ने कहा, इस बार हमें हर उस वादे को उजागर करना होगा जो बाबूलाल ने पूरे नहीं किए। लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि बदलाव जरूरी है। हम गांव के हर आदमी तक पहुंचेंगे। उनके एक समर्थक ने सुझाव दिया, ठाकुर साहब, प्रचार में थोड़ा खर्च करना होगा। लोगों को छोटे छोटे तोहफे देकर उन्हें अपनी तरफ खींचा जा सकता है। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार गांव का हर आदमी हमारा प्रचारक बनेगा, और याद रखना, चुनाव जीतने के बाद हमें उनके वादों को निभाना होगा। गांव में अब साफ तौर पर दो गुट बन चुकी थे। कुछ लोग बाबूलाल के समर्थन में थे तो कुछ बदलाव की आस लेकर प्रकाश ठाकुर के। रामू काका, जो हमेशा पुराने मूल्यों का समर्थन करते थे, बोले, प्रधान जी ने जो किया है वो सबके सामने है। ये ठाकुर साहब तो चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं, उसके बाद पता भी नहीं चलता कि ये गांव में है या नहीं। मंगला काकी ने हामी भरते हुए कहा, बाबूलाल जी ने जो पुलिया बनवाई थी उसी से तो मेरा काम आसान हुआ। अब मैं अगले चुनाव तक इन्हीं को वोट दूंगी। दूसरी ओर ठाकुर के समर्थकों में गांव के कुछ युवा और किसान थे। एक किसान ने कहा, ठाकुर जी ने वादा किया है कि वो गांव में नई बिजली की लाइन लगवाएंगे। ये पुराना प्रधान तो बस बातें करता है। पंडित जी ने तटस्थ स्वर में कहा, मुझे तो बस ये देखना है कि जो भी जीते मेरे पूजा पाठ के लिए कुछ दान पुण्य जरूर करे। पप्पू हलवाई की दुकान अब गांव का चुनावी केंद्र बन चुकी थी। हर शाम वहां बहस होती थी। उस दिन भी वहां अच्छी खासी भीड़ थी। पिंटू और मुन्ना, जो हमेशा अपनी शरारतों के लिए जाने जाते थे, बहस के बीच में बोले, इस बार का प्रधान वो होगा जो स्कूल में खेल का मैदान बनवाएगा, नहीं तो हम वोट ही नहीं देंगे। रामू काका ने उनकी बात पर हंसते हुए कहा, अरे बच्चों, ये प्रधान पद है, क्रिकेट का मैदान नहीं, थोड़ा बड़ा होकर बात करना। मंगला काकी ने चुटकी ली, रामू, बच्चों को मत डांटो, ये वोटर नहीं है तो क्या हुआ, इनकी भी कीमत है। देखना, जो इन्हें टॉफियां देगा उन्हीं का प्रधान बनेगा। पंडित जी ने मजाक में कहा, देखो, चुनाव में मजाक करना ठीक नहीं, ये गांव का भविष्य तय करेगा। लेकिन हाँ, जो मुझे बढ़िया लड्डू खिलाएगा उसका समर्थन मेरी ओर से पक्का है। सभी ने ठहाका लगाया। गांव की महिलाएं भी इस बार चुनाव में खुलकर हिस्सा ले रही थीं। मंगला काकी ने गांव की कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, इस बार वोट देते वक्त सोच समझकर फैसला करना। जो भी हमें नल का पानी दिलवाएगा उसी को जिताएंगे। एक महिला ने जोड़ा, और जो हमारी गलियों में रोशनी के खंभे लगवाएगा उसी को प्रधान बनाएंगे। खाली बातें करने वाले को अब वोट नहीं मिलेगा। गांव में अब हर गली में रणनीतियों की चर्चा थी। बाबूलाल अपने समर्थकों के साथ घर घर जा रहे थे। वे हर किसी से मिलते और कहते, आपने पिछले 5 साल में जो विकास देखा है वो सब मैंने किया है, बस एक बार और मौका दें ताकि अधूरे काम पूरे कर सकूं। वहीं प्रकाश ठाकुर अपने समर्थकों के साथ कहते, गांव वालों, बदलाव का समय आ गया है। पिछले 5 साल में क्या हुआ, अब हमें नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। चुनाव की तैयारी अब चरम पर थी। हर ओर नारे, वादे और बहस का माहौल था। गांव वाले 2 खेमों में बटे हुए थे, लेकिन एक बात तय थी, इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला था। चुनाव प्रचार और नोक-झोंक का दौर। चुनाव के दिन नजदीक आ रहे थे और गांव का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका था। हर गली, हर नुक्कड़ और हर चौपाल पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, प्रधान कौन बनेगा। बाबूलाल और प्रकाश ठाकुर दोनों ने गांव वालों को अपनी ओर खींचने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई थीं। जहां एक ओर बाबूलाल ने अपनी पुरानी उपलब्धियों को याद दिलाना शुरू किया, वहीं दूसरी ओर प्रकाश ठाकुर ने बदलाव का नारा देकर लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी। बाबूलाल अपने समर्थकों के साथ गांव की गलियों में घूम रहे थे। उनके समर्थक बाबूलाल जिंदाबाद के नारे लगाते और हर घर के दरवाजे पर दस्तक देकर कहते, प्रधान जी ने पुलिया बनवाई, स्कूल में नए कमरे जुड़वाए, इस बार फिर से मौका दीजिए ताकि अधूरे काम पूरे हों। बाबूलाल खुद गांव वालों से कहते, देखिए, मैंने 5 साल तक दिन रात आपकी सेवा की है, इस बार बस थोड़ा और समय दीजिए ताकि जो वादे अधूरे रह गए उन्हें पूरा कर सकूं। दूसरी ओर प्रकाश ठाकुर के प्रचार में नारे थे, नई सोच, नया विकास। ठाकुर अपने समर्थकों के साथ गांव के बड़े किसानों और युवाओं से कहते, गांव को अब नई ऊर्जा और नई सोच चाहिए।
बिजली, पानी और रोजगार की जो समस्या है उसे हम हल करेंगे। ये बदलाव लाने का समय है। उनके समर्थक हर गली में माइक लेकर घूमते और गाते, पुराने प्रधान से अब निजात, लाओ गांव में नई बात। बाबूलाल ने एक बड़े पेड़ के नीचे सभा आयोजित की, जहां गांव के बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में जमा हुए। उन्होंने कहा, पिछले 5 साल में मैंने हर घर में पानी का कनेक्शन दिलवाने की कोशिश की है। कुछ काम बाकी हैं, लेकिन यकीन मानिए, इस बार गांव में हर गली में नाली और हर खेत में पानी पहुंचेगा। मंगला काकी जो सभा में बैठी थी, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, प्रधान जी, नाली का काम तो ठीक है, लेकिन गली में जो सुअरों का झुंड घूमता है, उनका क्या होगा? उनके वोट नहीं है, ये याद रखिएगा। गांव वालों ने ठहाका लगाया। बाबूलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, काकी, इस बार उनका भी इंतजाम करेंगे, सुअर हटाएंगे और गांव को साफ बनाएंगे। दूसरी ओर ठाकुर ने अपनी नुक्कड़ सभा में कहा, गांव वालों, पिछले 5 साल में जो वादे किए गए, क्या वे पूरे हुए? क्या हर घर में बिजली है? क्या हर खेत को पानी मिला? अगर आपका जवाब नहीं है, तो बदलाव का समय है। मुझे एक मौका दीजिए। रामू काका जो वहां खड़े थे, उन्होंने सवाल उठाया, ठाकुर साहब, ये सब वादे तो पिछले चुनाव में भी किए थे, इस बार कौन सा जादू होगा? ठाकुर ने जवाब दिया, रामू काका, इस बार जादू नहीं, मेहनत होगी। हर वादा पूरा होगा, ये मेरा प्रण है। एक दिन प्रचार के दौरान ठाकुर ने बाबूलाल पर तंज कसते हुए कहा, प्रधान जी ने पिछले 5 साल में सिर्फ बातों के पुल बनाए हैं। गिने चुने काम हुए, लेकिन वादे आसमान छूते थे। बाबूलाल ने तुरंत जवाब दिया, ठाकुर साहब, काम गिनाने से पहले अपने पुराने वादों का हिसाब दीजिए। आपने पिछली बार भी कहा था कि हर गली में रोशनी होगी। अब बताइए, आपके घर के सामने वाला बल्ब भी क्यों नहीं जल रहा? ये सुनकर गांव वाले हंस पड़े। पिंटू ने मजाक में कहा, अगर ठाकुर साहब के नाम में ही प्रकाश है, तो उनके घर में बल्ब क्यों नहीं? मंगला काकी हर सभा में जाकर अपनी चुटीली बातों से माहौल को हल्का कर देती थी। उन्होंने कहा, इस बार तो दोनों नेता ऐसे वादे कर रहे हैं जैसे हमारे गांव को शहर बना देंगे। देखना, चुनाव के बाद फिर वही नाली और सुअर बचेंगे। रामू काका ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, देखो भाई, चुनाव तो वैसे भी खट्टा मीठा खेल है। जो भी जीतेगा, बाद में हमें ही शिकायत करनी है। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, मुझे तो दोनों से एक मंदिर के लिए दान चाहिए। जो भी देगा, मेरा वोट उसी को जाएगा। चुनाव में गांव वालों को रिझाने के लिए दोनों खेमों ने छोटे छोटे तोहफे बांटना शुरू कर दिया। बाबूलाल ने गांव की महिलाओं को खाने पीने का सामान देने का वादा किया। ठाकुर ने युवाओं को क्रिकेट किट बांटने की योजना बनाई। पिंटू और मुन्ना ने इस पर मजाक किया, अगर हम भी वोट दे पाते तो एक से समोसे मिलते और दूसरे से बैट बॉल। अगले दिन प्रकाश ठाकुर की सभा गांव के एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे चल रही थी। ठाकुर जी ने माइक पर बोलना शुरू ही किया था, गांव वालों, ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि आपके अधिकारों की लड़ाई है। अगर मैं प्रधान बना, तो हर खेत में पानी और हर घर में रोशनी होगी। इतना कहते ही लाउडस्पीकर अचानक बंद हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रकाश ठाकुर थोड़ा असहज हो गए और माइक को हिलाते हुए बोले, अरे भाई, ये माइक को क्या हो गया? उनके समर्थकों में से एक लड़का जल्दी से भागा और तारों को चेक करने लगा, लेकिन माइक टच से मस नहीं हुआ। सभा में बैठे रामू काका, जो हमेशा मौके पर तंज कसने से नहीं चूकते थे, लाठी टेकते हुए खड़े हुए और जोर से बोले, प्रकाश जी, अभी तो सिर्फ माइक बंद हुआ है, देखिए, वोटिंग के दिन आपकी कुर्सी भी ना बंद हो जाए। ये सुनकर सभा में हंसी की लहर दौड़ गई। मंगला काकी ने अपने अंदाज में कहा, अरे रामू, ये तो लाउडस्पीकर है, चुनाव के बाद इनका वादा भी इसी तरह फुस हो जाएगा। पंडित जी ने गंभीरता ओढ़ते हुए कहा, देखो, ये तो शगुन है। माइक बंद होना मतलब ध्यान अंदर की आवाज सुनने का संकेत है। ठाकुर साहब, थोड़ा आत्ममंथन कर लीजिए। ठाकुर जी को अपनी सभा हाथ से फिसलती लग रही थी। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, गांव वालों, ये तो बस एक तकनीकी समस्या है, हमारा इरादा अटल है। पीछे खड़े पिंटू ने धीरे से कहा, मुन्ना, लगता है लाउडस्पीकर भी चुनाव हारने का इशारा दे रहा है। पप्पू हलवाई की दुकान पर इस पर जमकर चुटकियां ली गई। पप्पू ने समोसे तलते हुए कहा, अरे ये तो अभी माइक था, अगर वोटिंग के बाद बिजली चली गई तो फिर क्या करेंगे ठाकुर साहब? रामू काका ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, अरे ये तो वही कहावत हो गई, दिखावा बड़ा भारी पर काम अधूरा जारी। बाबूलाल के समर्थकों की भिड़ंत। एक गली में बाबूलाल के समर्थक ठाकुर के समर्थकों से बहस में उलझ गए। मंगला काकी वहां पहुंची और कहा, अरे लड़ो मत, दोनों तरफ से पकौड़े बट रहे हैं, पहले पेट भरो फिर बहस करो। गली के बीचों बीच नारेबाजी हो रही थी, बाबूलाल जिंदाबाद बनाम ठाकुर जी देंगे समाधान। बहस तेज हुई तो एक ने कहा, ठाकुर जी 5 साल कहाँ थे? दूसरे ने कहा, प्रधान जी ने काम क्या किया?
बात हाथापाई तक पहुंचती, उससे पहले ही मंगला काकी के पकौड़े वाले बयान ने सबका गुस्सा ठंडा कर दिया। रामू काका ने ठाका लगाते हुए बोले, काकी सही कह रही हैं, पकड़ो समोसे और फिर आराम से बहस करो। मंगला काकी की बात ने सभी को ये एहसास दिलाया कि बहस से बेहतर है पकौड़े खाना और हंसी मजाक के साथ चुनावी माहौल का आनंद लेना। चुनाव का दिन। गांव कुसुमपुर में चुनाव का दिन आखिरकार आ ही गया। सुबह सुबह ही सूरज की पहली किरणों के साथ गांव की गलियों में हलचल मच गई। हर कोई अपनी अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के लिए तैयार था। पंचायत भवन में एक वोटिंग बूथ बनाया गया था। पंडित जी सबसे पहले चौपाल पर पहुंचे और बोले, भाई पहले मेरी पूजा संपन्न करवा लो, फिर सोच समझकर वोट डालेंगे। रामू काका लाठी टेकते हुए आए और बोले, पंडित जी यहाँ वोट डालने आए हैं, हवन करने नहीं। गांव वाले सुबह से ही बूथ पर पहुंचने लगे। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं में खासा उत्साह था। पिंटू और मुन्ना ने माहौल हल्का बनाए रखा। पिंटू ने कहा, मुन्ना अगर बच्चों को भी वोट का अधिकार होता तो हमें भी मुफ्त के समोसे मिलते। बाबूलाल बूथ के पास खड़े होकर हर वोटर को देखकर मुस्कुराते और कहते, आपका वोट हमारे गांव के विकास के लिए बहुत अहम है। दूसरी ओर प्रकाश ठाकुर भी असक्रिय थे। गांव वालों, बदलाव का मौका है, इस बार मुझे मौका दीजिए। जब पंडित जी वोट डालने गए तो पिंटू ने हंसते हुए पूछा, पंडित जी किसे वोट देंगे? पंडित जी ने मजाक में कहा, ये एकदम गुप्त प्रक्रिया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसने मुझे सबसे मीठे लड्डू दिए वही इस बार प्रधान बनेगा। रामू काका ने वोट डालने के बाद कहा, भाई ये तो बड़ा पेचीदा काम है। मैं तो सोच रहा था कि सीधा नाम बोलना होगा, लेकिन यहाँ तो मोहर लगानी पड़ी। चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई। चौपाल पर गांव वाले जमा हो गए। सबकी निगाहें सचिव बबलू पर थीं। माहौल में तनाव था। तभी पिंटू बोला, अगर प्रधान जी जीत गए तो मिठाई मांगेंगे और ठाकुर जी जीत गए तो क्रिकेट किट। घंटों की गिनती के बाद बबलू ने जोरदार आवाज में घोषणा की, इस बार प्रधान पद के लिए बाबूलाल जी 380 वोटों से विजयी हुए हैं। ये सुनते ही उनके समर्थकों ने नारे लगाए, प्रधान बाबूलाल जिंदाबाद। प्रकाश ठाकुर ने हार स्वीकार की। हार निराशाजनक है, लेकिन गांव की तरक्की के लिए मैं हमेशा काम करता रहूंगा। प्रधान जी को शुभकामनाएं। प्रधान बाबूलाल ने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, ठाकुर साहब आपका समर्थन जरूरी है, हम सबको मिलकर गांव का विकास करना है। रामू काका बोले, देखा मैंने पहले ही कहा था कि प्रधान जी के काम बोलते हैं, ये बदलाव का खेल बस बातों में अच्छा लगता है। मंगला काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब प्रधान जी से कहना होगा कि नाली और सुअर दोनों का इंतजाम करें। पंडित जी ने कहा, अब तो विजय का जश्न मनाने के लिए पूजा करनी पड़ेगी। प्रधान जी इस बार थोड़ा मंदिर में दान कर दीजिएगा। सचिव बबलू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, गांव वालों, ये जीत केवल प्रधान जी की नहीं, पूरे गांव की जीत है। अब समय है वादों को पूरा करने का। प्रधान बाबूलाल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सचिव बाबू आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जिम्मेदारी मुझे गांव के लिए काम करने का और हौसला देगी। गांव में बाबूलाल की जीत के साथ माहौल खुशी और उत्साह से भर गया। चुनाव ने गांव वालों को एक नई सीख दी कि सिर्फ वादों पर नहीं, काम पर भरोसा करें। कुसुमपुर में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। 16 कुसुमपुर का मेला। कुसुमपुर गांव का वार्षिक मेला पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। साल में एक बार आयोजित होने वाले इस मेले का इंतजार न सिर्फ गांव वाले बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी बेसब्री से करते थे। खेतों के चारों ओर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। मेले के मैदान में झूले, मिठाइयों की दुकानें, खिलौने, रंग बिरंगी चूड़ियां और हर तरह के सामान से सजी दुकानें लोगों का ध्यान खींच रही थीं। मेले की तैयारियां सचिव बबलू की देखरेख में हो रही थीं। गांव के लोग सुबह से ही अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़कर मेले में जा रहे थे। बबलू ने मेले के मंच पर खड़े होकर माइक पर घोषणा की, सुनिए सुनिए, कुसुमपुर का वार्षिक मेला अब शुरू होता है। आप सभी से अनुरोध है कि मेले का आनंद लें और अपनी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बच्चों को झूलों पर चढ़ने से पहले उनकी निगरानी करें और कोई भी सामान खरीदने से पहले मोल भाव जरूर करें। ये सुनकर भीड़ में हंसी की फुहार छूट गई। पंडित जी ने अपने खास अंदाज में कहा, बबलू बाबू, आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे हम यहाँ पहली बार आए हैं। ये मोल भाव तो हमारी रगों में दौड़ता है। मंगला काकी, जो हमेशा अपनी चुटीली बातों और मोल भाव के लिए मशहूर थीं, मेले में पहुंचते ही चूड़ियों की दुकान पर टूट पड़ी। दुकानदार ने उन्हें हरी और लाल रंग की चूड़ियां दिखा दी। काकी, ये चूड़ियां आपके हाथों पर खूब जचेंगी, बस 50 रुपए का एक सेट है। मंगला काकी ने आंखें तरेरते हुए कहा, अरे बेटा, 50 रुपये में तो मैं पूरे साल की चूड़ियां खरीद लूं।
ठीक ठाक दाम लगाओ, नहीं तो मैं अगली दुकान चली जाऊंगी। दुकानदार ने हंसते हुए जवाब दिया, काकी आपसे कौन जीत सकता है, लो 30 रुपये दे देना। मंगला काकी ने तुरंत चूड़ियां खरीदी और ठसक के साथ रामू काका की ओर देखते हुए बोली, देखा मोल भाव का असली मतलब, तुम लोग तो बस बातों में ही लगे रहते हो। रामू काका और पंडित जी की ठिठोली। रामू काका और पंडित जी मिठाइयों की दुकान पर जा पहुंचे। रामू काका ने दुकानदार से पूछा, भाई मावे वाली बर्फी कितने की है? दुकानदार ने जवाब दिया, काका 300 रुपए किलो। रामू काका ने गुस्से में कहा, अरे बर्फी बेच रहे हो या सोना? ये तो हमारी बचपन वाली बर्फी नहीं है जो 1 पैसे में 4 मिलती थी। पंडित जी ने मजाक में कहा, काका वक्त बदल गया है, अब बर्फी के साथ महंगाई का स्वाद भी मिलता है। वैसे अगर मैं मंत्र पढ़कर लड्डू खरीदूं तो सस्ता मिलेगा क्या? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, पंडित जी आपके लिए तो दाम वही रहेगा, पर लड्डू थोड़ा भारी जरूर हो जाएगा। पिंटू और मुन्ना जो मेले में मस्ती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, झूलों की ओर दौड़े। बड़ा सा झूला ऊपर नीचे हो रहा था। पिंटू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मुन्ना चल इस बार सबसे ऊंचे झूले पर बैठते हैं, डरना मत। मुन्ना ने डरते हुए जवाब दिया, पिंटू ऊंचाई से गिर गए तो क्या होगा? पिंटू ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, अगर गिर भी गए तो नीचे मेला है, जलेबी और समोसे के बीच गिरेंगे। दोनों झूले पर चढ़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, माई मेला झूल रहा है। झूले से उतरते ही उन्होंने समोसे की दुकान पर धावा बोला और बोले, भाई 2 समोसे देना, पर पैसे बाद में देंगे, प्रधान जी के कहने पर खा रहे हैं। मास्टर जी जो मेले में बच्चों को संभालने के लिए आए थे, हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे। मंगला काकी ने तंज कसते हुए कहा, मास्टर जी आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ मेले में पढ़ाई का क्या काम? मास्टर जी ने गंभीरता से जवाब दिया, काकी बच्चों को जीवन का अनुभव देना भी शिक्षा का हिस्सा है, ये मेला उन्हें सामाजिकता सिखाएगा। मंगला काकी ने हंसते हुए कहा, सही कहा मास्टर जी, पर पहले इन बच्चों को जलेबी दिलवा दो, नहीं तो ये सामाजिकता सीखने के बजाय रोने लगेंगे। पप्पू हलवाई ने मेले में अपनी मिठाई और पकौड़ों की खास दुकान लगाई थी। रामू काका बोले, इस मेले का असली मजा यही है, चाय, पकौड़े और गप्पबाजी। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, और क्या, यहाँ तो गांव की सारी समस्याएं पकौड़े के साथ हल हो जाती हैं। मेले के मैदान में तभी सचिव बबलू माइक लेकर आए और बोले, गांव वालों, मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है रस्साकशी प्रतियोगिता, जीतने वाली टीम को मिलेगा इनाम। रामू काका तुरंत बोले, हमारी टीम तैयार है और हमारी कप्तान मंगला काकी होंगी, उनकी हिम्मत से आधा खेल यहीं जीत लेंगे। दूसरी तरफ मास्टर जी बोले, हम भी मैदान में उतरेंगे, हमारी टीम में भोलू, पंडित जी और 2 और मजबूत लोग हैं, ये खेल सिर्फ ताकत का नहीं दिमाग का भी है। बिल्लू अपनी मांसपेशियां दिखाते हुए बोला, मास्टर जी हम एक झटके में उन्हें मैदान के बाहर खींच देंगे। रस्साकशी शुरू हुई। रामू काका चिल्लाए, पप्पू हलवा मत बनो, जोर लगाओ। पप्पू हलवाई ने जवाब दिया, काका हलवाई हूं, हलवा नहीं। दूसरी तरफ पंडित जी ने कहा, मंत्र पढ़ रहा हूं, खेल हमारा ही होगा। अंत में मास्टर जी की टीम ने जोरदार खींच दी और रामू काका की टीम गिर पड़ी। मैदान तालियों से गूंज उठा। प्रधान बाबूलाल ने विजेता टीम को ट्रॉफी और मिठाई का डब्बा दिया। मेला कुसुमपुर की एकता और उत्सव का प्रतीक बन गया। 17 गांव में हाई स्कूल की नींव। कुसुमपुर गांव का प्राइमरी स्कूल सिर्फ 2 कमरों में चलता था। बरसात में छत से पानी टपकता था। मास्टर जी की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि प्राइमरी से आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को शहर जाना पड़ता था। मंगला काकी हमेशा कहती, अरे मास्टर जी, इन बच्चों को आगे पढ़ाने की कोई तरकीब निकालिए। मास्टर जी ने प्रधान बाबूलाल और सचिव बबलू से बात की। प्रधान जी ने कहा, जमीन और बजट की जरूरत पड़ेगी। बबलू ने आत्मविश्वास से कहा, प्रधान जी अगर ठान लिया जाए तो ये काम मुमकिन है। चौपाल पर बैठक हुई। रामू काका ने सवाल उठाया, पैसा कहां से आएगा? बबलू ने भरोसा दिलाया कि वो शहर जाकर शिक्षा विभाग से बात करेगा। शहर में अधिकारियों ने पहले टाल मटोल की, पर बबलू ने कहा, सर बच्चों का भविष्य दांव पर है। अधिकारियों ने कहा कि अगर जमीन मिल जाए तो वे विचार करेंगे। गांव लौटने पर प्रधान जी ने बड़े किसानों से बात की। आखिरकार एक बड़े किसान ने 2 बीघा जमीन दान देने का वादा किया। बबलू ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना जारी रखा। कई परेशानियों के बाद आखिरकार सरकारी अनुमति मिल गई। गांव में खुशी का माहौल हो गया। मंगला काकी ने बबलू की पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा तूने सच में कमाल कर दिया। पंडित जी ने कहा, अब स्कूल बनवाने की शुरुआत में हवन होगा।
जमीन की सफाई शुरू हुई। मास्टर जी ने बच्चों को समझाया, बच्चों, ये स्कूल तुम्हारे भविष्य की नींव है। प्रधान जी ने संबोधित करते हुए कहा, ये स्कूल केवल एक इमारत नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। कुसुमपुर का हाई स्कूल अब सच्चाई बन चुका था। 18 गांव के सपने का आकार लेना। स्कूल की नींव पड़ चुकी थी और अब ये पूरे गांव का सपना बन गया था। पिंटू और उसके दोस्तों की टोली भी अब मदद करने लगी थी। निर्माण तेजी से हो रहा था। महिलाएं मजदूरों के लिए लस्सी और मिठाई लाती थीं। पिंटू ने गांव-गांव जाकर दान इकट्ठा किया। बबलू ने मुस्कुराते हुए पूछा, पिंटू, इस दान का क्या करोगे? पिंटू ने मासूमियत से कहा, चाचा, ये हमारा स्कूल है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी हमारी है। मास्टर जी ने चौपाल में कहा, शिक्षा से इंसान की सोच बदलती है। हमारा गांव किसी शहर से कम नहीं रहेगा। स्कूल के साथ साथ बबलू के मन में अब पक्की सड़कों और बिजली के सपने भी पलने लगे थे। प्रधान बाबूलाल ने कहा, बेटा, अगर गांव वाले साथ देंगे तो कुछ भी असंभव नहीं। कई महीनों की मेहनत के बाद स्कूल बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन मेले जैसा माहौल था। मास्टर जी और प्रधान जी ने मिलकर उद्घाटन किया। पिंटू ने नारे लगाए, हमारा स्कूल सबसे अच्छा स्कूल। पंडित जी ने बबलू के कार्य को आधुनिक यज्ञ करार दिया। कुसुमपुर का भविष्य अब संवरने लगा था। 19 प्यार की हवा। स्कूल की तैयारियों के साथ गांव में एक नई हलचल थी। मास्टर जी की भतीजी राधिका, जो शहर में टीचर बन गई थी, गांव आई थी। वो चुलबुली और सरल थी। बबलू की पहली मुलाकात स्कूल के दौरे के दौरान हुई। मास्टर जी ने परिचय कराया, बबलू, ये मेरी भतीजी राधिका है। राधिका ने हंसकर हाथ बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, आप ही वो सचिव बबलू जी हैं। सुना है आप यहाँ के हीरो हैं। बबलू झेंपते हुए बोला, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस गांव वालों का प्यार है। दोनों की दोस्ती में धीरे धीरे प्यार भरी नोकझोंक होने लगी। राधिका ने कहा, बबलू जी, आप इतने गंभीर रहते हैं, इसलिए पिंटू आपको चिढ़ाता है। गांव वाले भी चुटकी लेने लगे। मंगला काकी ने कहा, बबलू बेटा, इसी बहाने तुम भी थोड़ी पढ़ाई कर लो। बबलू ने राधिका के लिए मेले से चूड़ियों का सेट खरीदा और उसे उपहार में दिया। राधिका ने छेड़ते हुए कहा, अरे बबलू जी, आप तो बहुत मीठे हो रहे हैं, क्या कोई वजह है? बबलू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसी शाम रामू काका ने अपनी अधूरी प्रेम कहानी कमला के बारे में बताया। उन्होंने कहा, समाज की दीवारों ने हमें एक नहीं होने दिया, पर कमला के बाद मेरा दिल किसी और के लिए नहीं धड़का। रामू काका की कहानी सुनकर बबलू को प्रेरणा मिली कि वो अपने दिल की बात राधिका से कह दे, कहीं वक्त न बीत जाए। 20 राधिका की शहर वापसी। गांव के विकास के साथ साथ बबलू के दिल में राधिका के लिए जज्बात गहरे हो गए थे। राधिका भी बबलू की ईमानदारी से प्रभावित थी, लेकिन अब राधिका को शहर वापस लौटने का वक्त आ गया था। राधिका ने मास्टर जी से कहा कि उसे जिम्मेदारियों की वजह से वापस जाना होगा। खबर सुनकर मंगला काकी बबलू के पास पहुंची और कहा, अरे बबलू, तेरी राधिका जा रही है, जाकर अपने मन की बात कह दे। पिंटू ने भी चुटकी ली, काका, सब समझते हैं, बस जाकर कह दो, नहीं तो मुंह से कड़वा रस निकलेगा। शाम को पंचायत भवन के पास बबलू ने हिम्मत जुटाकर राधिका से कहा, राधिका, मुझे महसूस होता है कि मेरी जिंदगी में कुछ और भी जरूरी है, तुम। राधिका चौंकी, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बबलू, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूं, पर मुझे परिवार के लिए शहर जाना होगा। राधिका ने गांव से विदा लेते हुए वादा किया कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके लौटेगी। बबलू ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसका इंतजार करेगा। प्रधान बाबूलाल ने भी उसे समझाया, बबलू, प्यार की बातों में कच्चे मत रहो, उसे वापस लाने की जिम्मेदारी निभाओ। राधिका की विदाई के बाद बबलू के जीवन में नए सवाल और नई उम्मीदें थीं। ये वादा ही उनकी कहानी को नई दिशा देने वाला था।